हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैनल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे किस तरीके के चैनल की बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरीके से हम जो है मैनेज करते हैं, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से पॉइंट हमें इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद ही हम इस टॉपिक को जो है वन बाय एक करके एक पॉइंट जो है इसके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, कि चैनल के मेंबर को बहुत ही केयरफुली हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग चैनल मेंबर, जिन भी मेंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स, की किस तरीके से हम चैनल मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं उनको वेरियस ऑफर्स प्रोवाइड करके, जिसके अंदर आता है हमारा कोर्सिव पावर, ठीक है, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर और रिफरेंट पावर। इन पावर्स का हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं हमारे चैनल मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स, की जितने भी हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनको क्या करना, इवैल्यूएट करना। उसके बाद आता है मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट्स, अगर हमें कुछ लगता है कि हाँ हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, हम इसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को क्या करना, मॉडिफाई करना। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद ही एक एक करके हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट लिखते हो तो टीचर्स को ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है। तो मेन है कि आप इन पॉइंट्स को याद रखें, ठीक है। After a company has chosen a channel alternative, individual intermediaries must be selected, trained, motivated and evaluated. Channel arrangement must be modified over time. Following activity are undertaken in the management of channel. इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले एक कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होती है कि कौन सा चैनल उसको यूज़ करना है। क्या वो डायरेक्ट चैनल यूज़ करेगी या फिर वो इंटरमीडिएटरीज का या फिर इनडायरेक्ट चैनल का वो यूज़ करेगी। तो इनडायरेक्ट चैनल में कुछ भी हो सकता है, हमारे एजेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एजेंसीज हो सकती है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो एक कंपनी सबसे पहले डिसाइड करती है कि कौन सा जो है चैनल उसको चूज़ करना है। बहुत सारी कंपनी के पास अल्टरनेटिव है। कंपनी ने सपोज करो एक पर्टिकुलर चैनल को, इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट कर लिया, एक चैनल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है सारी चीज़ों को, और क्या करना है, अगर समय पर टाइम पे उसको जो भी हमने चैनल सेलेक्ट कर रहा है उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट सेलेक्टिंग चैनल मेंबर की, किस तरीके से हम चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी नीड टू सेलेक्ट देयर चैनल मेंबर्स केयरफुली टू कस्टमर द चैनल्स आर द कंपनी। Whether producer find it easy or difficult to recruit intermediary, they should at least determine what characteristics distinguish the better intermediary. They should evaluate the number of years in business, other line carries, growth and profit record, financial strength, cooperative and service representation. जब भी हम चैनल मेंबर को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं किसी भी चैनल को, चैनल के मेंबर्स को जो है केयरफुली सेलेक्ट करने से पहले। तो अगर मान लो हम होलसेलर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगी कि किस होलसेलर के थ्रू हम जो अपने गुड्स को सेल करें, किस रिटेलर के थ्रू सेल करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिटेलर या एक होलसेलर नहीं है, बहुत सारे रिटेलर या होलसेलर है जो बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमें किस एरियाज में कौन से रिटेलर या होलसेलर को, चैनल मेंबर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, किसी भी चैनल को सिलेक्ट करने से पहले वो ये देखती है कि वो बिज़नेस कितने लंबे समय तक करना चाहती है, उसका बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है, ग्रोथ क्या सोचती है, वो किस तरीके से ग्रो करेगी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉफिट रिकॉर्ड क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। अगर एक कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मान लो वीक है तो एक कंपनी जो है वो डायरेक्ट चैनल का यूज़ नहीं कर सकती। डायरेक्ट चैनल में यही होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, अपने आउटलेट्स को ओपन अप करके उन एरियाज़ में जहाँ पे स्पेसिफिकली कस्टमर्स उस कंपनी के, उस प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन एक कंपनी के पास इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या वो डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकती है, उसको तो इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक कंपनी को डिसाइड करना है शॉर्टर चैनल को यूज़ करना है, लॉन्गर चैनल को यूज़ करना है, ठीक है। एक बिज़नेस की जो किस तरीके की सर्विसेज वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहती है, क्या वो कंट्रोल रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। मान लो एक कंपनी की कुछ गुड्स ऐसे है जिसकी जो प्राइस है वो फिक्स है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, चाहे एक कस्टमर ज़्यादा यूनिट्स को परचेज़ करे या कम यूनिट को परचेज़ करे। इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि बार्गेनिंग का जो टाइम है वो सेव हो जाता है।
तो एक कंपनी को जो है चैनल मेंबर को सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। इफ़ इंटरमीडिएटरी आर सेल एजेंट, प्रोड्यूसर शुड इवेल्युएट द नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ अदर लाइन कैरिड एंड द साइज एंड द क्वालिटी ऑफ द सेल फोर्स। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखते हैं कि मान लो एक कंपनी जो है एक इंटरमीडिएटरी को एक एजेंट को सेलेक्ट कर रही है, तो प्रोड्यूसर किस तरीके से इवेल्युएट करेगा कि हमें कौन से एजेंट को, किस एरिया के एजेंट को सेलेक्ट करना है। वो ये देखेगा कि ये कंपनी, ये एजेंट कितना प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, इसका सेल कितनी है, इसका रिकॉर्ड क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कंपनी उस पर्सन को किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रही है, उसकी अर्निंग के बेसिस पे, वो कितने प्रोडक्ट को बेच रहा है, किस लाइन के प्रोडक्ट को जो है वो बेच रहा है, कितने लोग हैं उसके अंदर जो काम कर रहे हैं। इफ़ द इंटरमीडिएटरी आर डिपार्टमेंटल स्टोर दैट वांट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोड्यूसर शुड इवेल्युएट लोकेशन, फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल एंड टाइप्स ऑफ क्लाइंट। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर एक इंटरमीडिएटरी सेल्स एजेंट को सिलेक्ट करता है, एक इंटरमीडिएटरी को यानी कि एक सेल एजेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रोड्यूसर ये चेक करता है कि जो एजेंट को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँचाने वाले हैं, तो उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके की, किस क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और कौन कौन सी अदर कंपनीज़ के प्रोडक्ट को वो कैरी ऑन कर रहा है, सेल कर रहा है, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उस एजेंट की वो कैसी है। ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, ना कि एजेंट की, बल्कि और जितने होलसेलर है, रिटेलर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उनकी लोकेशन को, उनके पास किस तरीके के क्लाइंट आते हैं, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद ही किसी चैनल मेंबर को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सिलेक्ट किया था कि हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उनमें से अल्टरनेटिव में से कौन सा जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे चैनल मेंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम चैनल मेंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे, वो उनका जो साइज़ है उनके बेसिस पे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वो किस तरीके की क्वालिटी अपने कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे। अब हमने सिलेक्शन कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम। ठीक है, ट्रेनिंग चैनल मेंबर्स मीन्स कंपनी नीड टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट केयरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द इंटरमीडिएटरी बिकॉज दे विल बी व्यूड एज अ कंपनी बाय एंड यूजर्स। क्योंकि अब क्या होता है कि वो एजेंट, वो इंटरमीडिएटरीज कंपनी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, आगे फर्दर कंज्यूमर्स को गुड सप्लाई कर रहे हैं। तो जो कंज्यूमर है उन एजेंट्स को, उन इंटरमीडिएटरीज को एज अ कंपनी ट्रीट करती है। तो ये कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने चैनल मेंबर्स को ट्रेन करे, उनको बताए कि किस तरीके से जो है कस्टमर के साथ ट्रीट करना है और किस तरीके से उनको जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स, कि एक प्रोड्यूसर्स को अपने चैनल मेंबर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर वो मोटिवेटिंग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, कस्टमर हैप्पी होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। अ कंपनी नीड टू व्यू इंटरमीडिएटरी इन द सेम वे इट व्यू इट्स एंड यूज़र। जैसे एक कंपनी अपने एंड यूज़र्स को देखती है, अपने कस्टमर को ट्रीट करती है, उसी तरीके से उसको इंटरमीडिएटरीज को भी देखना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। इट नीड टू डिटरमाइन नीड्स एंड कंस्ट्रक्ट अ चैनल positioning such that its channel offering is tailored to provide superior value to these intermediaries. The company should provide training program to improve intermediary performance. तो एक कंपनी को क्या करते रहना चाहिए, इनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए। So company must constantly communicate its view that the intermediary are partner in a joint effort to satisfy end user of the product. Stimulating channel members to top performance start with understanding their needs and wants. एक जो चैनल मेंबर है वो कब एक अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, जब एक कंपनी उनकी नीड्स को और वांट्स को समझ पा रही है। एक इंटरमीडिएटरीज क्यों एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेगा, क्योंकि वो भी एक अमाउंट ऑफ मार्जिन चार्ज करना चाहता है। अगर उनको प्रोडक्ट सेल करके अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और अच्छे से अच्छा सर्व करेंगे। कंपनी को जो है बहुत अच्छे से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए उनको, क्योंकि कंपनी को समझना चाहिए कि वो भी क्या है, एक तरीके से पार्टनर है जो उनके साथ, कंपनी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं और एंड यूज़र को सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें आता है फिलिप एमसी वे लिस्टेड द फॉलोइंग propositions to help understand intermediaries as a purchasing agent for his customer and only secondarily as a selling agent for his supplier. He is interested in selling any product which these customer desire to buy from him. यानी कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए तैयार है जो उसके कस्टमर उससे ख़रीदना चाहते हैं। So producers are very keen in managing distribution. They can draw on the following types of power to obtain the cooperations.
अब क्या है कि हमें एक कंपनी को एज अ कंपनी, एज अ प्रोड्यूसर, एक कंपनी चाहती है कि जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसने सेलेक्ट किया, जो भी मेंबर्स है उनका कोऑपरेशन, अगर इंटरमीडिएटरीज का कोऑपरेशन अगर कंपनीज को मिलता है, वो साथ देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, तो कंपनी और आगे जाएगी। तो कंपनी को वो किस तरीके से जो है हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से एक कंपनी जो है इंटरमीडिएटरीज का कोऑपरेशन ऑब्टेन कर सकती है। तो कंपनी कुछ पावर्स का यूज़ करती है, कुछ मोटिवेटिंग टेक्निक्स का यूज़ करती है। जो भी मोटिवेटिंग टेक्निक्स है, 5 टेक्निक्स हैं, उसको ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर थ्रेटन टू विड्रॉ अ रिसोर्स और टर्मिनेट अ रिलेशनशिप इफ इंटरमीडिएटरी फेल टू कोऑपरेट। This power can be effective, but its exercise produces bitterness and can lead the intermediary to organize countervailing power. कॉर्जिव पावर का यूज़ किया जा सकता है, थ्रेट का यूज़ किया जा सकता है, डराना, धमकाना, ठीक है, इस तरीके की काम इसमें किए जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि एक तरीके से जो इंटरमीडिएटरी है उनके माइंड में एक तरीके से बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस तरीके की पावर का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, प्रोड्यूसर बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको थ्रेट दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर तुम हमारा सामान नहीं बेचोगे तो हम आपका जो पैसे नहीं देंगे, या फिर हम आपके रिसोर्सेज को विड्रॉ कर लेंगे, जो आपके साथ रिलेशनशिप किया था उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से एक कंपनी जो है कोर्जिव पावर का यूज़ करती है, जिसकी वजह से एक कंपनी को जो है वो अच्छा कोऑपरेशन जो है इंटरमीडिएटरी का नहीं मिल पाता। उसके बाद आता है रिवॉर्ड पावर। एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इंटरमीडिएटरीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर करता है। अगर हमारा इंटरमीडिएटरीज एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और अच्छे से जो है अपने काम को परफॉर्म करता है। हमने कहा हमारे इंटरमीडिएटरीज को कि तुम्हें 1000 यूनिट जो है वो सेल करनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसके लिए तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा। लेकिन एक इंटरमीडिएट ने 1100 यूनिट जो है वो सेल कर दी। अगर उस इंटरमीडिएट को उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट एक कंपनी, एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, तो और आगे जाके और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा और कंपनी को जो है वो टॉप तक लेके जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर ऑफर इंटरमीडिएटरीज एन एक्स्ट्रा benefit for performing specific act or functions. Reward power typically produces better results than coercive power. Intermediary may come to expect a reward every time the manufacturer want a certain behavior to occur. तो अगर ऐसा होता है कि एक बार हमने क्या किया, उसने 1000 यूनिट सेल करने के लिए कहा, 1100 सेल कर दी, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो एक इंटरमीडिएटरीज एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। वो ये सोचेगा कि अब इस बार ऐसा हुआ तो आगे और अच्छे बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे अगर मैं और अच्छा एफर्ट्स करता हूँ। तो उसके बाद आते हैं लेजिटिमेट पावर, जिसको हम लीगल पावर भी बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर रिक्वेस्ट अ बिहेवियर दैट इज़ वारंटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग एज इंटरमीडिएटरी व्यू द मैन्युफैक्चरर एज अ लेजिटिमेट लीडर। लेजिटिमेट पावर वर्क, यानी कि लेजिटिमेट पावर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडिएट के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के में बंधे हुए होते हैं, और जो इंटरमीडिएटरीज है उसको वो मानना पड़ता है जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म कहती है अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेजिटिमेट पावर का यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट पावर, मैन्युफैक्चरर हैज़ स्पेशल नॉलेज दैट द इंटरमीडिएटरीज वैल्यूज वंस द expertise is passed to the intermediaries. However, this power weakens. A manufacturer must continue to develop new expertise so that the intermediaries will want to continue cooperations. तो यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट पावर या स्पेशल नॉलेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब एक्सपर्ट पावर, एक कंपनीज को, एक मैन्युफैक्चरर को अपनी एक्सपर्ट पावर जो है कॉन्टीन्यूसली डेवलप करते रहना चाहिए। अगर वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो अपनी एक्सपर्टाइज़ को, नॉलेज को क्या करते रहना चाहिए, एनहेंस करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों ही आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिफरेंट पावर। रिफरेंट पावर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर इज सो हाईली रिस्पेक्टेड दैट द इंटरमीडिएटरीज आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। इसमें क्या कहा गया, मैन्युफैक्चरर इज सो हाईली रिस्पेक्टेड दैट द इंटरमीडिएटरीज आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट. Intermediaries can aim for a relationship based on cooperations, partnership, distribution program,
Most producers see the main challenge as gaining intermediary corporations. They often use positive motivators such as high margins, special deals, premium corporation, advertising allowances, डिस्प्ले अलाउंसेस, सेल्स कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है रिफरेंट पावर में कि एक अच्छा रिलेशनशिप जो है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ कॉपरेशन, कि एक दूसरे के साथ क्या करें, कॉर्पोरेट करें। एक इंटरमीडिएटरीज एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करता है, उसके बदले में एक कंपनी भी एक इंटरमीडिएटर को कुछ ना कुछ तो देती है। क्या देती है? मार्जिन देती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई मार्जिन दे सकती है, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकती है, स्पेशल डील उसके साथ कर सकती है, प्रीमियम प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, कॉर्पोरेशन एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस कंपनी जो है एक इंटरमीडिएटरीज को दे सकती है कि मान लो कि एक जो इंटरमीडिएटरीज है वो सेल किस तरीके से करेगा, प्रमोशन करके, एडवर्टाइजमेंट करके, तो उसके रिगार्डिंग भी एक कंपनी अपने इंटरमीडिएटरीज को जो है वो अलाउंसेस प्रोवाइड कर सकती है। डिस्प्ले अलाउंसेस की इंटरमीडिएटरीज ने इस प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, अपने शोरूम में लगाया, जिससे कि लोग मोटिवेट हुए, उस प्रोडक्ट को खरीदने लगे, तो डिस्प्ले अलाउंसेस, सेल कॉन्टेस्ट, तो इस तरीके के अलाउंसेस पॉजिटिव मोटिवेटर एक कंपनी को, एक प्रोड्यूसर कंपनी को, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने इंटरमीडिएटरीज को देने चाहिए। सो एट टाइम दे विल अप्लाई नेगेटिव सैंक्शन सच एज थ्रेटनिंग टू रिड्यूस मार्जिन, स्लो डाउन डिलीवरी, टर्मिनेट द रिलेशनशिप। वीकनेस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द प्रोड्यूसर इज यूजिंग प्रियोड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थिंकिंग। मीन्स यही है कि अगर हमारा जो इंटरमीडिएटरीज है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो है नेगेटिव सैंक्शन का यूज़ किया जा रहा है, नेगेटिव रिपोर्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, उसको जो मार्जिन है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। मान लो कि कहा था 1000 यूनिट सेल करने के लिए, लेकिन 900 यूनिट सेल की, तो इसमें कहा गया कि हम आपको 10% देने वाले थे, अब हम आपको जो है वो 8% जो है मार्जिन देंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से थ्रेटनिंग का हो गया, नेगेटिव सैंक्शनिंग का यूज़ किया जा रहा है। सो मोर सोफिस्टिकेटेड कंपनी ट्राई टू फाउंड अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सोफिस्टिकेटेड कंपनी होती है, वो क्या करती है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर लेती है। मैन्युफैक्चरर क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट इट वांट्स फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन द वे ऑफ मार्केट कवरेज, इन्वेंट्री लेवल, मार्केटिंग डेवलपमेंट, अकाउंट सोलिसिटिकेशंस, टेक्निकल एडवाइस एंड सर्विसेज एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्लियरली बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, किस एरियाज़ में वो अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, इन्वेंट्री लेवल कितना रखना चाहते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से चाहते हैं, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होने चाहिए, टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना प्रोड्यूसर को। क्योंकि एक प्रोड्यूसर ये भी तो जानना चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, किस एरिया में है, कंज्यूमर कितने प्राइस जो है वो पे करना चाहते हैं। तो ये सारी जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है प्रोड्यूसर जानना चाहता है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट जो है वो कर लिए हैं। फर्स्ट है, हमने सेलेक्ट किया चैनल मेंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे प्रोडक्ट लाइन जो वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको हमने क्या किया, देखा। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हमने उनको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो एजेंट्स को, इंटरमीडिएटरीज को एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं कि एक्चुअल में कंपनी जो है उनके साथ डील कर रही है, तो एक कंपनी को जो है उनको ट्रेन करना चाहिए। ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, मोटिवेटिंग हो गई। मोटिवेटिंग में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, कोर्जिव पावर का बात की, रिवॉर्ड पावर की हमने बात की, लेजिटिमेट पावर की हमने बात की। ठीक है, और कौन सी एक्सपर्ट पावर की हमने बात की यहाँ पे कि डेली बेसिस पे अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहना चाहिए। रिफरेंट पावर की बात की कि रिवॉर्ड यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेटर का भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात की। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर जो चाहता है वो अपनी बात जो है वो क्लियरली बताता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स की। जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। प्रोड्यूसर मस्ट इवैल्यूएट इंटरमीडिएटरी परफॉर्मेंस पीरियडिकली अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एज सेल्स क्वार्टा अटेनमेंट, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, कस्टमर डिलीवरी टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज एंड लॉस गुड्स, कॉपरेशंस इन प्रमोशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे इस पॉइंट में क्या किया जाता है, प्रोड्यूसर हमारे जो सेल्स एजेंट है उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करता है, इवैल्यूएट करता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया पीरियडिकली।
कि एक पीरियड में उनकी सेल कितनी थी, ठीक है, उन्होंने कितने डैमेजेस किए, कितने लॉस्ट हुए, ठीक है, कस्टमर को कितने टाइम के अंदर उन्होंने गुड्स को डिलीवर किया, प्रमोशन किस तरीके से की, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, ये सारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा. प्रोड्यूसर विल ओकेजनली डिस्कवर दैट इट इज़ पेइंग टू मच टू इंटरमीडिएटरी फॉर व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. Producer should set up functional discount in which they pay specific amount for the trade channels performance of each agreed upon services. यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको जो है पेज दिए जाते हैं उनको कि किस तरीके से परफॉर्म किया. जिसने अच्छा परफॉर्म किया उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं. अंडर परफॉर्मेंस नीड टू बी काउंसिल्ड, रीट्रेंड, रीमोटिवेटेड और टर्मिनेटेड. यानी कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक स्टैंडर्ड जो भी सेट किया गया था उस स्टैंडर्ड से नीचे परफॉर्मेंस दी है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सेल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको फिर से मोटिवेट कर सकते हैं कि येस दे कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है. उनकी या फिर की जो उनके साथ जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते. तो ये था हमारा 4th पॉइंट जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 5th पॉइंट. इसमें क्या होता है, मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट. यहाँ पे जो भी चैनल की अरेंजमेंट है उसको हमें टाइम पे मॉडिफाई करते रहना चाहिए. प्रोड्यूसर मस्ट रिव्यू एंड मॉडिफाई इट्स चैनल अरेंजमेंट पीरियडिकली. मॉडिफिकेशन बिकम नेसेसरी व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर चैनल इज नॉट वर्किंग एज प्लान्ड. चैनल बाइंग पैटर्न चेंजेस, market expand, new competitor arise, innovation, distributing channel emerges, product moves into later stage in the product life cycle. तो हमें हमारे जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनको कब कब किन किन सिचुएशन में जो है वो मॉडिफाई करते रहना चाहिए. तो ये जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ की पॉइंट में लिखा है वो आप पॉइंट्स में लिख के आना. रीज़न ये है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही. ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मॉडिफिकेशन की. सेकंड पॉइंट ये आ गया कि कंज्यूमर का जो बाइंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है. थर्ड पॉइंट आ गया है कि मार्केट हमारी एक्सपेंड हो चुकी है. फोर्थ पॉइंट आ गया नया कंपटीशन मार्केट में आ गया है. इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है मार्केट में आ चुके हैं. प्रोडक्ट जो है वो अपनी लास्ट स्टेज पे मूव कर रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की. तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमें हमारे जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनको जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है. सो नो मार्केटिंग चैनल विल रिमेन इफेक्टिव ओवर द होल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, मार्केटिंग चैनल नहीं है जो कि हमेशा ही इफ़ेक्टिव रहे जब तक वो प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को ये सारे के सारे टॉपिक जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको सारा का सारा कंटेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है. मेन पॉइंट ये है कि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है 23 शीट्स आती है, जिसमें से अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है 10 या 20 मार्क्स का, तो आप 3 to 4 शीट्स में ही इसका आंसर लिख सकते हो. इससे ज़्यादा आपको शीट्स फिलअप नहीं करनी. अगर आप ऐसा करोगे तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे और बाकी आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे. तो मेन फोकस यही है कि आपको जितने पॉइंट कहे हैं, 5 पॉइंट हैं, इन 5 के 5 पॉइंट्स को ही मेन याद करना और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना.